नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी शायद इस बात को जानते होंगे कि भारत में कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। यानी कि जिनको हम हिंदी में देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या फिर अपनी आम बोलचाल की भाषा में सरकारी कंपनियों के नाम से जानते हैं। तो सरकार की जो कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियां, ये वो कंपनियां होती हैं जिनमें मैनेजमेंट का नियंत्रण जो होता है और बहुमत स्टेक यानी कि 50% से ज्यादा हिस्सेदारी भारत सरकार के पास होती है। तो ऐसी कंपनियां जो हैं वो अपने प्रशासन को ठीक प्रकार से चला पाए। और आमतौर पे भाई पहले वो कुख्यात होती थी कि वो बड़ा घाटा करती थी, बहुत ही खराब तरह से अपना बिजनेस करती थी। तो इस छवि को बदलने के लिए सरकार इन कंपनियों को कुछ स्टेटस देती है, जिनमें से एक स्टेटस होता है नवरत्न स्टेटस। तो नवरत्न स्टेटस के अंतर्गत सरकार ने दो नई कंपनियों को अभी हाल ही में ऐड किया है, जिसके बाद नवरत्न स्टेटस वाली कंपनियों की संख्या भारत में बढ़कर 26 हो गई है। उसमें से एक कंपनी ऐसी होगी जिसका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा अगर आप लोग रेल से यात्रा करते हैं। वो कंपनी है आईआरसीटीसी, यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। दूसरी कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो शायद आपने नहीं सुना होगा, रेलवे के वित्त पोषण का काम करती है। तो खैर, आज की इस चर्चा में अगले 10 मिनट में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये नवरत्न कंपनियां जो हैं ये बनती कैसे हैं। मतलब किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का स्टेटस कैसे दिया जाता है, और नवरत्न कंपनी का स्टेटस अगर किसी कंपनी को मिल जाता है तो उसको फायदे क्या होते हैं। भाई कंपनी को कुछ तो फायदा होना चाहिए, अच्छे प्रदर्शन के इनाम के तौर पे ये नवरत्न स्टेटस दिया जा रहा है तो इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। ये फायदा क्या है, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको, अच्छा हाँ, शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि यार अनअकैडमी का हमारा जो सब्सक्रिप्शन है 9 तारीख तक उस पर एक ऐसी सेल लगी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यार आप बाद में मत बोलना कि आपको बताया नहीं था। 60% ऑफ यार आपको मिल रहा है। देश के सबसे बेहतरीन शिक्षक आपको यहां पढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं। भाई अगर आप अतुल जैन कोड लगाकर जुड़ते हैं, जो कि मेरा नाम ही है, नाम पर आधारित नहीं है, नाम ही है, अतुल जैन कोड लगाकर जुड़ते हैं तो 22,999 का आपको ये बैच मिल जाएगा। आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सवा साल के लिए, 15 महीने के लिए। तो याद रखिएगा कि भाई 22,999 एक बहुत ही कम रेट है। इसमें आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सी सैट, आपका जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। तो आज ही आप अतुल जैन कोड लगाकर सब्सक्राइब कीजिए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए साहब, अब एक बार इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई जो सबसे नई नवरत्न कंपनी ऐड हुई है वो कंपनी क्या है, आईआरसीटीसी। मेरे ख्याल से अगर आप रेल में यात्रा करते हैं तो आपने देखा होगा कि आईआरसीटीसी जो कंपनी है, यार आप जब रेलवे का टिकट बुक करते हो तो भी आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाते हो। आप रेल में जो केटरिंग होती है, रेल में आपको जो खाना मिलता है, अगर आप किसी ऐसी ट्रेन में गए जहां पर भोजन की सुविधा उपलब्ध है, ये भोजन की सप्लाई भी जो है आईआरसीटीसी करता है। रेलवे के अंदर अन्य सुविधाएं भी जो आपको मिलती हैं वो भी आईआरसीटीसी आपको प्रदान करता है। तो ये कंपनी क्या है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। केटरिंग मतलब खाना सर्व करना, एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, तो ये एक कंपनी है। इस कंपनी को आज से 2 दिन पहले भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने इसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस प्रदान किया है। ठीक है, नवरत्न कंपनी का स्टेटस इस कंपनी को प्रदान किया गया है, और इसके साथ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी यह स्टेटस दिया गया है। तो भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या अभी के हिसाब से 26 हो गई है। याद रखिएगा, ये कंपनियां और बदलती रहती हैं और नई कंपनियां इसमें ऐड होती रहती हैं, लेकिन अभी के लिए यह संख्या जो है 26 है। समय समय पर आप इसको चेक करते रहिएगा, यह संख्या बदलती रह सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि 26 है तो अब 26 ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज यह है, देखिए सरकारी कंपनियों पर हमेशा यह आरोप लगे कि वो एक बड़े, जिसको हम कहते हैं लाल फीताशाही वाला जो तरीका होता है, बड़े सरकारी नियंत्रण में काम करती हैं। उनका वो अपने निर्णय जो होते हैं वो व्यापारिक सूझबूझ के हिसाब से नहीं लेती। तो इस कारण से इन कंपनियों में बहुत घाटा होता रहता है। तो इस कारण से सरकार ने क्या किया, सरकार ने 3 प्रकार का वर्गीकरण लॉन्च किया। सबसे पहले जो कंपनी अच्छा काम करती है उसको मिनी रत्न की उपाधि दी जाती है। मिनी रत्न,
जो कंपनी मिनी रत्न के बाद जो कंपनी उससे बेहतर काम करती है उसको नवरत्न की उपाधि दी जाती है, जहां पर अभी आईआरसीटीसी आ गया है। और अगर नवरत्न के तौर पे ये कंपनी और अच्छा काम करती है तो जो भारत की कंपनियों में सबसे बड़ा जो दर्जा है वो है महारत्न, तो उस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। तो अभी आईआरसीटीसी जो आया है वो नवरत्न के स्टेटस पर आ गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सबसे ऊंचा स्टेटस नहीं है, सबसे ऊंचा स्टेटस क्या है? महारत्न है। भारत में कई सारी महारत्न कंपनियां भी हैं, अभी आईआरसीटीसी उस स्तर पे नहीं पहुंची है। तो ये स्टेटस देने का पर्पस क्या था बेटा? कि जो सरकारी कंपनियां भी हैं वो अपने बिजनेस में रुचि लें, वो लाभ कमाने की तरफ प्रेरित हों, बेहतर प्रदर्शन करने की तरफ प्रेरित हों। तो सरकार क्या करती है? अगर मैं आपको नवरत्न स्टेटस के बारे में बताऊं तो नवरत्न स्टेटस के लिए कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले भाई, कोई कंपनी नवरत्न कैसे बनती है, क्योंकि आज हम नवरत्न की ही बात कर रहे हैं। तो नवरत्न के लिए पहली बात तो यह है कि कंपनी ऑलरेडी मिनी रत्न होनी चाहिए। कोई भी कंपनी सीधे नवरत्न या महारत्न नहीं बनती, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से चढ़ती है। तो सबसे पहले तो कंपनी का मिनी रत्न होना चाहिए, कंपनी मिनी रत्न ऑलरेडी होनी चाहिए कि मिनी रत्न जो है वो दर्जा आपको पहले से ही मिल चुका हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके अलावा आपकी जो रणनीति और ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस है उसके आधार पे सरकार आपका वर्गीकरण करती है, यानी कि आप रणनीति इत्यादि में आपका प्रदर्शन शेड्यूल ए में हो। रणनीति में प्रदर्शन जो है वो आपका क्या हो? अनुसूची ए। सरकार आपका वर्गीकरण करती है, आपका शेड्यूल ए का प्रदर्शन हो, यानी कि अच्छा प्रदर्शन हो। बेसिकली उसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानक है, वो जानने की हमको जरूरत नहीं है, बस अच्छा प्रदर्शन हो। और तीसरा क्या है कि सरकार एक 100 नंबर का एक तरह का स्कोर कार्ड बना के रखती है, उस स्कोर कार्ड में कम से कम 60 नंबर लाने जरूरी हैं। तो एक सरकारी स्कोर कार्ड होता है जो सरकार सभी कंपनियों का बनाकर रखती है। उस सरकारी स्कोर कार्ड में 100 में से 60 नंबर लाने जरूरी होते हैं। अगर ये तीनों शर्तें आपकी पूरी हो जाती हैं तो भी गारंटी नहीं है कि आप नवरत्न बन जाओगे। उसके बाद सरकार इस पर विचार करती है। उसके बाद क्या होता है कि भाई सरकार इस पर विचार करती है और उसके बाद विचार के बाद सरकार आपको नवरत्न का स्टेटस दे सकती है। आपका अधिकार नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे क्राइटेरिया पूरे हो गए तो मेरे को तो नवरत्न बनाओ ही बनाओ, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो ये सरकार का स्कोर कार्ड भी जो होता है, इसमें एक तो भाई आपका प्रॉफिट कितना है, आप हर शेयर पे कितने पैसे, कितना डिविडेंड प्रदान कर रहे हो, आपका भाई आपकी मैन पावर कॉस्ट कितनी है, कई सारे क्राइटेरिया इसमें होते हैं। तो ये 100 अंकों का जो सरकारी स्कोर कार्ड है इसमें 60 नंबर लाने आपके लिए बाध्यकारी हैं। इससे कम अगर आपका स्कोर रहेगा तो फिर आपको ये स्टेटस कभी भी नहीं मिलेगा। अब आता है, अच्छा ये मैं यहां पे लिख देता हूं इस बात को ताकि याद रहे, इसके बाद भी आपको कंसीडर किया जाएगा, सरकार निर्णय लेगी, तब भी ये सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो इन सब चीजों के बाद भी आपको ये स्टेटस ना दे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यार ये नवरत्न स्टेटस का लाभ क्या है? क्यों करना है भाई नवरत्न स्टेटस बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है? कोई भी कंपनी प्रयास करती है कि यार हम नवरत्न बने, नवरत्न के बाद महारत्न बने, इसका लाभ क्या है? यार देखो, नवरत्न बनते ही आपको कई प्रकार की ऑटोनॉमी मिल जाती है। सबसे बड़ा लाभ जो है, आपको अनेक क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त हो जाती है। आपको क्या होता है? अनेक क्षेत्रों में स्वायत्तता मिल जाती है। भाई आमतौर पे सरकारी कंपनियों से शिकायत यही होती है ना लोगों की कि यार उनमें कोई स्वायत्तता नहीं है, जैसे सरकार कहती है वैसे ही चलना पड़ता है, ये कंपनियां तो बिजनेस की तरह बिहेव ही नहीं करती। अक्सर हमारी शिकायत होती है कि नहीं होती कि सरकारी कंपनियां कहां बिजनेस करती हैं, कहां उनका प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, वो तो लाभ कमाने के बारे में ज्यादा सोचती ही नहीं है, कुछ भी चल रहा है चलने देते हैं, ऐसे चलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नवरत्न कंपनियों को क्या होता है कि सबसे उनको बहुत तरह की स्वायत्तता मिलती है। जैसे पहली स्वायत्तता जो है वो अपनी इच्छानुसार निवेश कर सकते हैं। तो 1000 करोड़ रुपए, या तो 1000 करोड़ या फिर कंपनी का 15%, कंपनी की जितनी वैल्यू है उसका 15% तक, 15% तक, इनमें से जो भी कम हो, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? सरकारी अनुमोदन के बिना निवेश कर सकते हैं। भाई ये बहुत बड़ी सुविधा है, सरकारी अनुमोदन के बिना निवेश कर सकते हैं। कंपनी सरकारी है लेकिन सोचिए इतना बड़ा आर्थिक निर्णय
ये बिना सरकार से पूछे हुए ले सकती है कि अगर कंपनी की वैल्यू मान लो 6-6.5 हजार करोड़ से ज्यादा है तो वो 1,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अपने अंदर कि भाई हम इस चीज में ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ये वाला असाइनमेंट करेंगे, या फिर कहीं बाहर भी किसी दूसरी कंपनी में भी, किसी दूसरे मार्केट में भी वो इस पैसे को लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की परमिशन नहीं चाहिए। और हम सभी जानते हैं सरकार की परमिशन लेने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें बड़ा जो है बहुत तरह के अप्रूवल लगते हैं, कई बार उसमें राजनीतिक विवाद भी होते हैं, तो यह प्रक्रिया धीमी होती है। तो आप इस प्रक्रिया से बच जाते हो और आप सीधे सीधे अपना पैसा निवेश कर पाते हो। यह बात क्लियर हो गई। इसके अलावा आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हो और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी जा सकते हो। एक जो इसका बड़ा लाभ है वो क्या है कि आप भाई अपना बाजार बढ़ा सकते हो, कि आप जो कर सकते हो कि यार आप एक तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जा सकते हो, आप अंतरराष्ट्रीय बिजनेस कर सकते हो, आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अनुमति होती है कि आप दूसरे देशों की कंपनियों के साथ टाई अप कर सकते हो, दूसरे देशों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हो, आप दूसरे देशों के प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं। आईआरसीटी है फॉर एग्जांपल, सीटीसी है फॉर एग्जांपल, मान लो किसी दूसरे देश में रेलवे को कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो वहां की रेलों में केटरिंग करे या वहां की रेलों का नेटवर्क को चलाए, तो आईआरसीटीसी उसमें भागीदार बन सकता है। आईआरसीटीसी वहां बोली लगा सकता है, वहां का प्रोजेक्ट ले सकता है, वहां की किसी कंपनी के साथ टाई अप कर सकता है। ये सारी चीजों के लिए भी उसको सरकार की अनुमति नहीं चाहिए होगी। जैसा बेसिकली काफी हद तक एक प्राइवेट कंपनी जैसी स्वायत्तता आप इनको देते हो। भाई आज की तारीख में किसी प्राइवेट कंपनी को अगर कोई विदेशी टाई अप करना है या कोई नया मार्केट करना है, कोई नई जगह अपना बिजनेस खोलना है, तो आपको सरकार की अनुमति थोड़ा ना चाहिए होती है। तो आप अगर नवरत्न कैटेगरी में आ गए, इसका मतलब यह है कि सरकार आप पर इतना भरोसा कर रही है कि यह चीज करने के लिए आपको निश्चित तौर पर आपको जो है और लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, आप जो है ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और आप किसी भी आप ये जो है किसी भी तरीके की जॉइंट वेंचर बना सकते हो, किसी दूसरी कंपनी के साथ आप टाई अप कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। आप कोई नई तकनीक, नया अनुसंधान कर सकते हो, आप नई तकनीक, नया अनुसंधान, ये सारी चीजें आप अपनी खुद की R&D की विंग बना सकते हो। ये सारी चीजें आप सरकार की अनुमति के बिना कर सकते हो, इसकी अनुमति आपको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या है कि भाई आप अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह जो है, ये भी याद रखिए, आप अपने कर्मचारियों के वेतन स्वयं तय कर सकते हो। आप अपने कर्मचारियों के वेतन स्वयं तय कर सकते हो। तो अक्सर हमने देखा है ना कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या करता है, ज्यादा तनख्वाह देकर टॉप टैलेंट को हायर कर लेता है, जबकि सरकारी कंपनियों में चूंकि वेतन एक सरकारी तरीके के होते हैं तो वहां पे आप बहुत अच्छा टैलेंट नहीं ला पाते। लेकिन अगर आपको नवरत्न स्टेटस मिल गया तो फिर आप अपने हिसाब से वेतन दे सकते हो। तो आप बाजार में जो एक अच्छे एग्जीक्यूटिव का वेतन है वो वेतन देकर आप बेहतर टैलेंट को आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अपने रिक्रूटमेंट के लिए, आपकी जो हायरिंग है, आप स्वयं लोगों को नौकरियां दे सकते हो, आप स्वयं हायर कर सकते हो, आप स्वयं हायरिंग कर सकते हो। वरना अदरवाइज क्या होता है कि आपको किसी सरकारी संस्थान के थ्रू जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको अधिकारी हायर करने हैं तो आपको किसी यूपीएससी के थ्रू या किसी अन्य संस्थान के थ्रू जाना पड़ेगा। नवरत्न बनने के बाद आपको ऐसा नहीं करना पड़ता, आप अपने एग्जीक्यूटिव की हायरिंग अपने खुद के हिसाब से करा सकते हो। और एक आखिरी बिंदु जो कि भाई ऑब्वियस सी बात है यार, देखो नवरत्न जो है ये एक तरह का स्टेटस सिंबल भी है। अगर किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है तो निश्चित तौर पे बाजार में उस पर विश्वास बढ़ता है। ये बात सही है ना भैया? अगर आप, ये तो वही वाली बात है ना, जैसे अवार्ड से क्या होता है, अगर आपको अवार्ड मिला है कोई तो आपकी एक जो विश्वसनीयता बढ़ती है, ऐसे ही नवरत्न स्टेटस से क्या होता है, किसी भी कंपनी की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई कोई कंपनी अगर है जिसको नवरत्न स्टेटस मिला है तो उसकी विश्वसनीयता में चूंकि वृद्धि हुई है, और अगर विश्वसनीयता में वृद्धि होती है तो बाजार में बढ़ती विश्वसनीयता का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, वो लाभ होता है सस्ता ऋण। अगर आपकी विश्वसनीयता बढ़ गई तो आपको अपेक्षाकृत जिस दाम पर दूसरे संस्थानों को, दूसरी कंपनियों को ऋण मिल रहा है, उससे कम दाम पर, उससे कम कीमत पर आपको ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो इससे आपको बहुत सारा आर्थिक फायदा होता है। तो यार हम जब भी इस बारे में बात करते हैं कि भारत में उद्योग धंधे सरकारी हैं कि निजी हैं,
तो ये एक बिंदु हमको हमेशा लिखना चाहिए कि सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि जो बिजनेसेस सरकारी भी हैं, जो बिजनेसेस सरकार खुद चलाती है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, सरकारें उनको भी काफी हद तक निजी प्रकार के अधिकार देने के पक्ष में नजर आ रही हैं। तो उसका क्लासिक एग्जाम्पल है ये जो आपका मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न स्टेटस जो होता है, यहां पर आप प्रयास क्या करते हो, कंपनियों को निजी कंपनियों टाइप के अधिकार देते हो। तो भाई इस सूची में आईआरसीटीसी आ गई है। आईआरसीटीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। आप देख सकते हो भारत में रेलवे का टिकट बुक करना, भारत में रेलवे की केटरिंग जो है, इन सभी क्षेत्रों में इस कंपनी का एकाधिकार है, इस कंपनी की मोनोपोली है। तो निश्चित तौर पे भारत, क्योंकि रेलवे के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ही विस्तृत रेलवे सेवा है भारत में, बहुत ज्यादा लोग रेलवे में यात्रा करते हैं, तो निश्चित तौर पे आईआरसीटीसी के पास विस्तार की, विकास की बहुत बड़ी एक सुविधा, बहुत बड़ा एक अवसर जो है वो उपलब्ध है। तो आशा तो हम यही करेंगे कि अपने नवरत्न स्टेटस का लाभ उठाकर आईआरसीटीसी और बेहतर करेगा और बेहतर निवेश आकर्षित कर पाएगा और भारतीय रेलवे जो है उसकी दशा और दिशा को थोड़ा और बेहतर करेगा। बाकी क्या होता है ये हमको आगे जाकर पता चलेगा, आगे हमको समझ में आएगा कि क्या होता है। अभी के लिए तो इतना ही पता है। देखते हैं कैसा प्रदर्शन आईआरसीटीसी का रहता है। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भाई हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे तो आपको 22,999 रुपए में मिल जाएगा 15 महीने का। याद रखिएगा ये अब तक का सबसे कम दाम है और इससे बेहतर सब्सक्रिप्शन, इससे बेहतर ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो समय व्यर्थ ना करें, आज ही इससे जुड़ें और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करें। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।